फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और कई तरह की ट्रीटीज करके सब अपने अपने घर जा चुके थे और सोच रहे थे कि अब सब कुछ सही रहेगा और लीग ऑफ नेशंस सब पर नजर रखेगा और ऐसा वॉर दोबारा नहीं होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कई कंट्रीज में नई नई डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये डेमोक्रेसीज जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी ही इन देशों से चली गईं। जर्मनी, इटली, रशिया जैसी कंट्रीज में डिक्टेटर्स सामने आने लगे और एक बड़ी मुसीबत के लिए जमीन तैयार होने लगी। मेरा नाम है एकता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से रीजन्स थे और कौन लोग थे जिन्होंने कुछ ही सालों बाद दुनिया को दूसरे वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया और कौन कौन से डिक्टेटर्स रहे। सबसे पहले हम फासिज्म की बात करेंगे। फासिज्म इटली में आया था। देखो, एक तरीके से ये नेशनलिज्म से भी कई कदम आगे था। इसको हम अग्रेसिव नेशनलिज्म से भरा हुआ मान सकते हैं। इसमें लोगों में नेशनलिज्म को इतने हद तक बढ़ाया जाता है कि वो अपने लीडर्स की बात को आंख बंद करके मानने लगते हैं। फासिज्म वर्ड फासियो शब्द से बना है जिसका मतलब है यूनियन या लीग। फासिज्म में यह माना जाता है कि सारी पावर एक लीडर में होगी और सभी लोग उस लीडर के ऑर्डर्स को मानेंगे। इससे एक वर्ड फासिज को भी रिलेट किया जाता है जिसका मतलब होता है एक कुल्हाड़ी या एक्स के आसपास स्टिक्स को बांधना। इसका फोटो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इसको इन्होंने पावर और यूनिटी का सिंबल माना। अब हम उन रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप या फासिज्म आया। पहला रीजन था वर्साई की ट्रीटी से पैदा हुआ डिसकंटेंट या नाराजगी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमने देखा कि इटली सेंट्रल पावर्स के साथ था, लेकिन इसने सेंट्रल पावर्स को चीट किया और अलाइज को ज्वाइन कर लिया इस उम्मीद में कि मुझे टर्की और जर्मनी की कुछ टेरिटरीज मिल जाएंगी। लेकिन जब ये ट्रीटी हुई, कौन सी ट्रीटी, वर्साई की, तो इटली के सारे सपने टूट गए। इटली को सदर्न ट्रॉयल, ट्रेंटाइन और डल्मेशिया के कुछ कोस्टल रीजन्स ही हाथ लगे। मतलब बड़े बड़े सपने दिखाकर इटली को लॉलीपॉप पकड़ा दिया। इससे इटली के लोग बहुत नाराज थे। दूसरा रीजन था इकोनॉमिक क्राइसिस। जब ये युद्ध हुआ तो ब्रिटेन और यूएसए के मेन लैंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि असल में वहां कोई वॉर हुआ ही नहीं था। मतलब उनके मेन लैंड पर सेना उतरी ही नहीं थी। लेकिन बेचारा इटली तो फंस गया। उसकी धरती पर सीधे सीधे युद्ध लड़ा गया था और जहां भी युद्ध होता है वहां की इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स कर जाती है। ऐसा ही इटली के साथ हुआ। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब बर्बाद हो गई। खाने के लिए कुछ बचा नहीं और किसी के पास कोई काम नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पर था। तो इससे इटली में बहुत बुरे हालात हो गए। तीसरा रीजन था इटली का पॉलिटिकली स्टेबल ना होना। 1919 में इटली में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया था। अब बताइए, जो देश इतने सालों से राजा के अंडर था वहां डेमोक्रेसी लाना यानी पावर को जनता के हाथ में देना इतना इजी नहीं था। 1919 से 1922 तक कोई भी पार्टी मेजोरिटी में ना आ सकी और इस पीरियड में 6 गठबंधन सरकारें यानी कॉलिशन या जॉइंट गवर्नमेंट बनी। यानी बहुत सारे दलों ने आपस में जुड़कर सरकार बनाई और ये मिली जुली सरकार कोई काम सर्वसहमति से नहीं कर पा रही थी। मतलब किसी एक बात पर सभी लोग सहमत नहीं हो रहे थे। इनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी भी नहीं थी। ये सरकारें बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट, बार बार होने वाली स्ट्राइक्स और दंगों को नहीं रोक पा रही थी। तो इस सब से डेमोक्रेसी बेकार लगने लगी। चौथा रीजन था क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब हर आम आदमी रिसोर्सेज पर बड़े बड़े रिच लोगों के साथ खुद का भी कंट्रोल चाहता था और पुअर और रिच लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। पांचवा रीजन था थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म। रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म में सरकार सभी रिसोर्सेज पर, चाहे गरीब लोग हों या अमीर, सबका बराबर का अधिकार देती है। और ये कम्युनिज्म रशिया में जोरों शोरों से चल रहा था और ये फैलते फैलते इटली तक भी पहुंच गया। इटली में सभी किसान अब जमीन अपने अधिकार में चाहते थे और मजदूर लोग भी फैक्ट्रीज पर अपना अधिकार चाहते थे। इन लोगों ने स्टेट की पावर पर कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। अब यहाँ के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रीज के मालिकों को कम्युनिज्म अपने लिए बड़ा खतरा लगने लगा। तो इन्होंने फासिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो बढ़ते हुए कम्युनिज्म को रोक सकें और अपने पैसे, जमीनें और इंडस्ट्रीज को इन लोगों के हाथों में जाने से बचा सकें। छठवां रीजन था फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। जब लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया तो उससे कहा गया कि सारी गड़बड़ियों पर नजर रखना, लेकिन ये भी फासिज्म और नाजिज्म को रोक नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से ये फेल कर गया। सातवां रीजन था मुसोलिनी की लीडरशिप। मुसोलिनी बड़ा तेज था, ये पावर में आने की कोशिश कर ही रहा था। तो इसने इन सब सिचुएशंस का फायदा उठाने की सोची और बोलने में ये भाई साहब का कोई जवाब ही नहीं था। अब इसने इन सब रीजन्स पर बात करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि इटली कितना ग्लोरियस था, हम कहाँ थे और कहाँ आ गई। मैं वो सब वापस ला सकता हूँ, मुझे मौका दो, मैं पुराने दिन वापस ले आऊंगा। तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे क्योंकि लोग किसी का इंतजार कर रहे थे जो उनको इस सब परेशानी से आकर निकाले। अब हम फासिज्म के एम की बात करते हैं। सबसे पहला एम ये
कि फासिस्ट को डेमोक्रेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसमें उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुसोलिनी इसे मूर्खों की सरकार कहता था और उसका मानना था कि इससे अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जाती है। जैसा इटली ने डेमोक्रेसी का हाल देखा था, उसके बाद इस बात पर भरोसा करना लोगों के लिए कठिन बात नहीं थी। उन्होंने इजीली इस बात पर भरोसा कर लिया। दूसरा इनका कहना था कि हमारी कंट्री सिर्फ एक लीडर के अंडर ही प्रोग्रेस कर सकेगी और हमारे यहाँ वन पार्टी एंड वन लीडर ही होना चाहिए। तीसरा ये कि फासिस्ट अपनी एक पार्टी और एक लीडर के हाथ में सोसाइटी के सभी सेक्शंस पर कंट्रोल लाना चाहते थे, यानी सब उनके कंट्रोल में होने चाहिए। चौथा इनका मानना था कि नेशन ही जरूरी है, ना कि कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। मुसोलिनी का कहना था कि सब कुछ नेशन के लिए है और नेशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं और नेशन के बाहर कुछ भी नहीं। पांचवा, ये अग्रेसिव नेशनलिस्ट पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे। ये कहते थे कि नेशन के लिए मर जाओगे पर नेशन पर आंच नहीं आने दोगे। अब हम देखते हैं कि मुसोलिनी के हाथ पावर्स कैसे आई। देखो, इटली में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम विक्टर इमैनुअल नाम का एक किंग था। ये बहुत कमजोर और डरपोक राजा था। इसके रहते ना तो इटली में अच्छा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और ना ही बहुत ज्यादा कॉलोनीज अक्वायर की जा सकी। मुसोलिनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ा भी था। इसका पूरा नाम बेनितो या बिनीतो मुसोलिनी था। शुरू में ये सोशलिस्ट था, लेकिन जल्दी ही इसने ये समझ लिया कि सोशलिज्म से कुछ नहीं होने वाला, मुझे वो चीजें नहीं मिलेंगी जो मैं चाहता हूँ, तो ये एंटी सोशलिस्ट हो गया। फिर इसने अपना एक नया ग्रुप बनाया जिसको फासोस कहा जाता था, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों का विरोधी था। ये लोग ब्लैक शर्ट्स भी कहलाते थे क्योंकि इनके लोग यूनिफॉर्म के तौर पर ब्लैक शर्ट्स को पहना करते थे और वायलेंस में भरोसा रखते थे। बाद में यहीं से फासिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, जिसको 9 नवंबर 1921 को फाउंड किया गया था। अब बारी थी गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने की। अक्टूबर 1922 में ये लोग नेपल्स में मिलते हैं और वहां से मुसोलिनी सरकार से कहता है कि हम तुम्हारे सामने कुछ डिमांड्स रख रहे हैं, इन्हें मानो वरना हम रोम पर अटैक कर देंगे। रोम उस वक्त इटली की कैपिटल थी, अभी भी है। इनकी डिमांड्स थी कि कैबिनेट में फासिस्ट पार्टी के 5 मेंबर्स को शामिल किया जाए और नए इलेक्शंस करवाने की अनाउंसमेंट हो। गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी पर मजबूती से काम करे और जितना जल्दी हो सके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं। सरकार ने इन डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। तब मुसोलिनी ने 28 अक्टूबर 1922 को रोम पर अटैक कर दिया। माना जाता है कि इसने अपने 30,000 सैनिकों के साथ में अटैक किया था। वहां बैठा था इटली का एम्परर विक्टर इमैनुअल III। वो बोला, तेरे को सरकार बनाने का है तो तू बना, लेकिन मुझसे मारपीट मत करना। तुझे जो चाहिए तो वो ले ले, इटली भी ले ले, लेकिन मुझे मारना मत। मुसोलिनी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आई होगी क्योंकि वो आने से पहले ये सोच रहा था कि जाने कितनों को मारना पड़ेगा, लेकिन इस डरपोक राजा ने सीधे सीधे सरकार बनाने के लिए कह दिया। अब इस वजह से इस इंसिडेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी रक्तहीन क्रांति। आगे चलकर इसने एक नेशनल आर्मी भी बनाई जिसमें ब्लैक शर्ट के ग्रुप के लोगों को शामिल किया जाने लगा या भर्ती किया जाने लगा। मुसोलिनी वायलेंस में भरोसा रखता था और उसने अपने अगेंस्ट सारे लीडर्स को मरवाना तक शुरू कर दिया था। सब जगह उसका डर फैल गया था और सारी पावर मुसोलिनी के हाथों में आ गई। मुसोलिनी अपने आप को ड्यूस यानी मेजर लीडर कहलवाने लगा। अब ये इटली का एब्सोल्यूट यानी सुप्रीम मास्टर बन गया था। मुसोलिनी कहा करता था कि या तो इटली को बढ़ना चाहिए या बर्बाद हो जाना चाहिए। इटली मस्ट एक्सपेंड और पेरिश। इसका मानना था कि इटली को स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाया जाना जरूरी है और इसके लिए इसने बहुत सारी टेरिटोरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। 1936 में इसने अबिसिनिया पर कब्जा कर लिया। जब लीग ऑफ नेशंस ने इस बात का विरोध किया तो इसने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। इटली के लीग ऑफ नेशंस को छोड़ने के साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर सबके सामने आ गया। मुसोलिनी के खुद की पार्टी के लोगों ने ही इसको 1943 में निकाल दिया और 1945 में इसको मार दिया गया। इसकी मौत बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उसके बाद फासिज्म इटली में पूरी तरह खत्म हो गया।